रूस यूक्रेन युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। युद्ध विराम की गुंजाइश नजर नहीं आ रही और इस बीच यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा भी सामने आया। रूस के सैन्य उपकरण को तबाह करने का ये दावा यहां पर यूक्रेन की सेना की तरफ से किया गया है, जिसका बाकायदा एक वीडियो भी सामने आया। रूस के सैन्य उपकरण किस तरह से तबाह किए गए इस तस्वीर के जरिए आप देख पाएंगे। देखिए किस तरह से धमाके पर धमाके यहां पर हो रहे हैं। पूरी तस्वीर में आप देखिए किस तरह से रूस और यूक्रेन युद्ध में तबाही का ये खौफनाक मंजर यहां पर दिखाई दे रहा है। से आई तस्वीरों में तेल डिपो पूरी तरह आग की लपटों में घिरा नजर आया, जिसके बाद यूक्रेन इमरजेंसी सर्विस की एक टीम वहां पहुंची, जिसने वहां लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। पाइपों की मदद से आग के ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गईं। कई दमकल कर्मी एक साथ मिलकर तेल डिपो में लगी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन बुझने की जगह वो और बढ़ती गई। कई घंटों तक आग को बुझाने की कोशिश जारी रही। दिन के वक्त तेल डिपो में लगी आग रात होने तक धधकती रही। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझाया जा सका, लेकिन तब तक उसने एक बड़े इलाके को राख के ढेर में बदल दिया। और उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्लान को कामयाब बनाने के लिए चेचन स्पेशल फोर्स ने जमकर गोलाबारी की। जंग शुरू होने के बाद से ही पुतिन के वफादार रूस के चेचन्या इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन के कई शहरों में मोर्चा संभाले हुए हैं। जिसके एक सामने आए वीडियो में चेचन स्पेशल फोर्स के ये लड़ाके एक इमारत पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दिए। गोलीबारी शुरू होते ही रूस का एक टैंक और उसके कुछ जवान फुर्ती के साथ आगे बढ़े और दुश्मन पर पूरी ताकत के साथ हमला बोला। कुछ लड़ाके दीवार की आड़ लेकर गोलियां बरसाते नजर आए, तो कुछ टैंक की आड़ लेकर दुश्मन से लोहा लेते दिखे। इस कार्रवाई के दौरान चेचन स्पेशल फोर्स का एक जवान अपने बाकी साथियों को आगे बढ़ने के लिए इशारा करता भी नजर आया। इन लोगों ने जिस रूसी टैंक को आगे बढ़ने में मदद की, उस पर जेड का निशान साफ नजर आया, जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना की पहचान बन चुका है। हालांकि लड़ाई का ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है, इसका पता नहीं चल पाया। रूसी सेना ने कीव पर इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से हमले तेज कर दिए, जिसका एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया, जिसमें मिसाइल से हुए धमाके की वजह से वहां आग का एक बड़ा गोला उठता दिखाई दिया। ये धमाका इतना भयानक था कि उसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो, और धमाके के असर से आसपास की जमीन इस तरह हिल उठी जैसे सुनामी के वक्त समुद्र में लहरें उठती हैं। यही नहीं, काफी देर तक वहां से धधकते हुए शोले आसमान की तरफ उठते दिखाई दिए और इसके बाद धुएं का डरावना गुबार फैल गया। रूसी सेना ने इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से किए इस हमले में यूक्रेन के एक एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने का दावा किया। रूस ने राजधानी कीव में यूक्रेन की सेना की कुछ गाड़ियों पर स्ट्राइक कर दी। यह हमला रूस की फौज ने आसमान से किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें साफ दिखा कि रूस ने कीव की सड़कों पर खड़ी यूक्रेन की फौज की 2 गाड़ियों को बम से उड़ा दिया। इस हमले के लिए रूस की सेना ने आसमान से अपने शिकार को सटीक निशाने पर लिया। यूक्रेन की सेना की 2 गाड़ियों के टारगेट पर आने के बाद रूस ने अपनी रणनीति को असलियत में उतारा और उन पर बम बरसा दिए। इस हमले के फौरन बाद यूक्रेन की फौज की उन दोनों गाड़ियों में आग लग गई और उनके आसपास मौजूद चीजें भी तबाह हो गई। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसने का दावा किया। जंग शुरू होने के बाद से ही रूस कीव पर कब्जे की कोशिश में जुटा है और अब उसने शहर में घुसने का एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी सेना कीव के एक हिस्से में तेजी से दाखिल होती दिखी। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक नदी पर सेना के बनाए पुल से गुजरती नजर आईं। नदी पार करने के बाद रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ने लगी। इस दौरान कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक सड़क के किनारे खड़े दिखाई दिए, जिन पर अंग्रेजी का वी अक्षर लिखा था। यही नहीं, रूस की सेना ने कीव में घुसने के बाद वहां के एक इलाके में रडार भी लगा दिया, ताकि दुश्मन की मिसाइलों का वक्त रहते पता लगाया जा सके। वीडियो के आखिरी हिस्से में रूसी सेना की तरफ से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए मिसाइल तक दागी गई, और तो और आसमान से दुश्मनों की टो लेने के लिए वहां ड्रोन भी तैनात दिखे, जिसमें देखा कि मारियोपोल की एक सड़क से गुजर रहे इस रूसी टैंक को यूक्रेन की सेना ने पलक झपकते ही नष्ट कर दिया। बताया गया कि ये टैंक वहां के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर गोले बरसा रहा था, जिस पर यूक्रेन की फौज ने पीछे से धावा बोला। इस सटीक हमले के बाद उस टैंक की रफ्तार थम गई और खबर है कि उसमें सवार सैनिक भी मारे गए।
वहीं रूस के बमबारी खार्किव में किस तरह से तबाही मचा रही है, उन तस्वीरों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दें कि खार्किव में रूसी सैनिकों के शव जगह जगह दिखाई दिए। बेहद खौफनाक, दहशत भरी तस्वीरें लगातार यूक्रेन के कई शहरों से अब तक सामने आ चुकी है, जहां पर तबाही और बर्बादी के मंजर के साथ साथ कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो कि वाकई दिल दहलाती है। धुंधली इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद भी यही है क्योंकि रूसी सैनिकों के शव जो हैं वो खार्किव के जगह जगह नजर आए। यूक्रेनी सेना के जरिए किस तरह से इन्हें मारा गया और रूसी सैनिक किस तरह से यूक्रेनी सैनिकों पर हमले कर रहे हैं, किस तरह से उनकी इमारतों को, स्कूलों को, अस्पतालों को निशाना बना रहे हैं, वो तस्वीरें भी। दोनों तरफ से एक दूसरे के साथ मौत की ये जंग लगातार जारी है। और वहीं यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में मौजूद कई तेल डिपो जो है रूस की फौज के हमले में आए और मिसाइलों से तेज हमले यहां पर रूस के जरिए किए गए। इन हमलों में यूक्रेन के कई तेल डिपो पूरी तरह से तबाह हो गए, जिनमें एक तेल डिपो से आग की भीषण लपटें और काला धुआं उठता दिखाई दिया। बताया गया कि रूस ने मिसाइल के जरिए यूक्रेन के इस तेल डिपो पर धावा बोला, जिसमें आग लगने के बाद वो किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया। वहां लगी आग को किसी शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह पश्चिमी यूक्रेन के ही लुत्स्क शहर में भी रूस ने एक तेल डिपो को तबाह कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने में पूरी ताकत झोंक दी। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने लगातार कई हमले कर उनके शहरों को पूरी तरह तबाह कर दिया है, जिसका एक वीडियो बुचा से सामने आया, जिसके जरिए यूक्रेन ने रूस पर नरसंहार का आरोप भी लगाया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए वीडियो में पूरा शहर शमशान की तरह नजर आया। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दी। कहीं गाड़ियां जलती दिखी तो कहीं घरों की शक्ल बदल गई। वहां एक बिल्डिंग का तो एक भी कांच सही सलामत नहीं बचा। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की जगह सेना के टैंकों ने ले ली और कई इलाकों में आग के शोले धधकते दिखे, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए लोग वहां से पैदल ही निकल पड़े। हालात इतने बुरे थे कि वहां एम्बुलेंस तक नहीं आ सकी, जिसके बाद घायलों को उनके साथी उठाकर अस्पताल तक ले गए। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसके लिए रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और दूसरी मशीनों की ताकत को रूस ने दिखाया। वीडियो में एक ऐसा रडार भी दिखाया गया जो सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में विमान की सीमा और उसकी उड़ान की ऊंचाई तय करने में अहम भूमिका निभाता है। वीडियो में इस रडार के अलावा रूस की फौज का एक ट्रक दिखा, जिस पर उसका झंडा लगा था। रूसी सेना का एक टैंक भी इसमें शामिल रहा, जो दुश्मन पर दागने के लिए कई मिसाइलें लाता नजर आया। रूस ने ये कदम दुश्मन को ये दिखाने के लिए उठाया कि वो उसके घर में घुसकर किस हद तक तबाही मचा सकता है। ब्रिटेन ने दावा किया कि रूस ने जंग के दौरान काला सागर में यूक्रेन के कई तटों को घेर लिया है, यानी एक तरह से इन पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि समुद्री रास्तों के जरिए यूक्रेन का संपर्क दूसरे देशों से कट गया। इससे यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ी चोट पहुंची। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया कि अब वहां से जहाजों के आने जाने पर रूस की नजर है। यही नहीं, रूस की नौसेना ने इसी काला सागर से यूक्रेन पर हवाई हमले भी तेज कर दिए। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा सामने आ रहा है। मारिउपोल में रूसी टैंक को तबाह करने का यह दावा यूक्रेनी सेना के जरिए किया गया है। यूक्रेन लगातार जवाब दे रहा है रूस की सैन्य ताकत को, रूसी सेना को, जो कि जमीन से लेकर आसमान तक तबाही का मंजर पैदा कर चुकी है यूक्रेन के कई शहरों में। मारिउपोल का जिक्र करें तो बर्बादी और तबाही की कई खौफनाक तस्वीरें अब तक मारिउपोल से भी लगातार सामने आई हैं। लेकिन देखिए किस तरह से ये रूसी टैंक आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि यूक्रेनी सेना यूक्रेन को तबाह करने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ है। लेकिन इससे पहले ही यूक्रेन ने इस पर निशाना साधा और रूसी टैंक को तबाह कर दिया। रूस ने यूक्रेन की सेना के गोला बारूद और हथियारों से भरे एक गोदाम को तबाह कर दिया। रूसी फौज ने सबूत के तौर पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूसी लड़ाकू विमान सुखोई Su-25 आसमान से जमीन पर मिसाइल दागता नजर आया। इससे पहले यूक्रेन के ठिकाने पर हमले के लिए दिन ढलते ही रूस के लड़ाकू विमान ने हवा में उड़ान भरी और फिर रात में उसने यूक्रेन के हथियारों के एक गोदाम को निशाने पर ले लिया। रूसी पायलट ने हवा में ही टारगेट को लॉक किया और फिर उस पर मिसाइल छोड़ दी। पल भर में ही रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल यूक्रेन के हथियारों के गोदाम तक पहुंच गई और उसके निशाने से टकराते ही वहां एक तेज धमाका हुआ। इसके बाद वहां आग और धुएं का एक गुबार छा गया। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के हथियारों के गोदाम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि वहां यूक्रेन की सेना ने हथियार और गोला बारूद का एक बड़ा भंडार जमा किया हुआ था। यूक्रेन की राजधानी कीव में हुई जंग में दोनों
सेनाओं को माफ कीजिएगा जबरदस्त नुकसान होने की आशंका जताई गई। वहां से आए एक वीडियो में सेना के कई टैंक तबाह दिखाई दिए, जिनमें कुछ यूक्रेन के थे तो कुछ रूस की फौज के। दावा किया गया कि कीव में लड़ी जा रही लड़ाई से दोनों ही सेनाओं को खासा नुकसान हुआ। वहां सड़क पर एक टैंक को तो जवानों ने आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद उस पर कालिक की परत चढ़ी दिखी। वहीं इस लड़ाई में एक रॉकेट लॉन्चर की तो शक्ल ही बदल गई। वो जिस ट्रक से जुड़ा हुआ था उसे दूसरी तरफ के सैनिकों ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके अलावा वहां मौजूद कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और ट्रकों की ऐसी ही हालत दिखी। कुछ जगहों पर तो जमीन पर हथियार भी बिखरे नजर आए। वहीं शहर में लगे कुछ साइन बोर्ड का रंग फीका दिखाई दिया। बताया गया कि यूक्रेन के लोगों ने रूसी फौज को चकमा देने के लिए उनमें लिखी जानकारियां मिटा दी थी। और आज यूक्रेन और रूस के बीच तुर्की के इस्तांबुल में फिर बातचीत हो सकती है। ये बातचीत भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:30 बजे से शुरू हो सकती है। बातचीत के लिए रूसी प्रतिनिधि मंडल इस्तांबुल पहुंच चुका है और इससे पहले 28 मार्च को होने वाली बातचीत रद्द कर दी गई थी। तो वहीं अमेरिकी विदेश विभाग का मानना है कि यूक्रेन और रूस के बीच अगले दौर की वार्ता विफल हो जाएगी। अमेरिका का दावा है कि पुतिन का युद्ध खत्म करने का कोई इरादा नहीं और वो समझौता नहीं करेंगे। उधर पुतिन के प्रवक्ता ने भी साफ कर दिया कि हाल फिलहाल पुतिन का जेलेंस्की से मिलने का और उनके साथ बातचीत करने का कोई इरादा नहीं। तो वहीं रूसी विदेश मंत्री का कहना है कि कुछ प्रमुख शर्तें पूरी होने के बाद ही पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात यहां पर हो सकती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कई दिनों से दरअसल इसकी मांग भी कर रहे हैं। नजरें टिकी हुई हैं 28 मार्च को जो बातचीत रद्द हो गई थी, एक बार फिर से शुरू होने जा रही है आज। और उधर व्लादिमीर पुतिन के प्लान को कामयाब बनाने के लिए चेचन स्पेशल फोर्स ने जमकर गोलाबारी की। जंग शुरू होने के बाद से ही पुतिन के वफादार रूस के चेचन्या इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन के कई शहरों में मोर्चा संभाले हुए हैं। जिसके एक सामने आए वीडियो में चेचन स्पेशल फोर्स के ये लड़ाके एक इमारत पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दिए। गोलीबारी शुरू होते ही रूस का एक टैंक और उसके कुछ जवान फुर्ती के साथ आगे बढ़े और दुश्मन पर पूरी ताकत के साथ हमला बोला। कुछ लड़ाके दीवार की आड़ लेकर गोलियां बरसाते नजर आए तो कुछ टैंक की आड़ लेकर दुश्मन से लोहा लेते दिखे। इस कार्रवाई के दौरान चेचन स्पेशल फोर्स का एक जवान अपने बाकी साथियों को आगे बढ़ने के लिए इशारा करता भी नजर आया। इन लोगों ने जिस रूसी टैंक को आगे बढ़ने में मदद की उस पर जेड का निशान साफ नजर आया, जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना की पहचान बन चुका है। हालांकि लड़ाई का ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया। यूक्रेन ने खेरसोन के कुछ इलाकों को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाने का दावा किया। इस महीने की शुरुआत में रूस ने इस शहर पर अपने कब्जे का ऐलान किया था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने वहां के कुछ इलाकों से रूस के सैनिकों को खदेड़ने का दावा किया और सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें खेरसोन के एक सुनसान इलाके में उसके सैनिक हथियारों के साथ आगे बढ़ते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर एक बार फिर अपने शहर में दाखिल होने की खुशी साफ दिखाई दी। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि वहां कई दिन तक चले भीषण युद्ध के बाद रूसी सैनिक अपने हथियार छोड़कर भाग गए, जिसके बाद उनके सैनिकों ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया। यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में बारूदी सुरंग के ऊपर से गुजर रहे एक रूसी ट्रक के परखचे उड़ गए। यूक्रेन की तरफ से ट्रक में हुए ब्लास्ट का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक ट्रक सड़क से गुजरता दिखाई दिया। दावा किया गया कि यह रूसी सेना का ट्रक था जो यूक्रेन की बिछाई लैंडमाइन का शिकार हुआ। वीडियो के शुरुआती हिस्से में ट्रक दनादन सड़क से जाता दिखा, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर बिछाई बारूदी सुरंग पर चढ़ा, उसके परखचे उड़ गए। विस्फोट इतना जोरदार था कि देखते ही देखते आसमान में धुएं का गुबार छा गया। खबर है कि ये ट्रक डोनेस्क शहर में यूक्रेन की सेना के अड्डे तक पहुंचना चाहता था। डोनेस्क वही जगह है जिसे रूस ने युद्ध शुरू होने से पहले अलग देश की मान्यता दी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया। जेलेंस्की ने कहा कि वो यूक्रेन डॉनबास समझौते के लिए तैयार है। साथ ही जेलेंस्की ने यह भी कहा कि यूक्रेन की सेना पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि रूस डॉनबास समझौते के लिए कभी राजी नहीं होगा। और इस दौरान जेलेंस्की ने रूस से जल्द युद्ध रोकने की भी अपील की। डॉनबास के इलाके में रूस समर्थित अलगाववादी लंबे वक्त से यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत से इलाकों पर उनका कब्जा भी है। Повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь. Молодці. Вдячен кожному і кожній, усім, хто працював на цей результат. Окупантів відштовхують від Ірпеня, відштовхують від Києва. Проте все ж зарано говорити про безпеку в цій частині нашої області. Бойові дії тривають.
Російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини. रूस के विदेश मंत्री की दुनिया को धमकी सामने आई, कहा विरोधी देशों के लिए अब रूस का वीजा मिलना मुश्किल होगा। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि रूस की तरफ से सामने आई है, विदेश मंत्री की धमकी भरा लहजा जो है किस तरह से सामने आया। विरोधी देश वीजा मिलना यहां पर उन्हें मुश्किल हो जाएगा। रूस को कई तरह के प्रतिबंधों का सामना जो यूक्रेन पर हमले के बाद करना पड़ा है, उसका गुस्सा, उसकी झुंझलाहट जो है देखिए किस तरह से सामने आई है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के निकोलेव में बारूदी सुरंगों की तलाश तेज कर दी गई। वहां इस काम में विस्फोटकों को ढूंढने वाली विशेषज्ञों की एक टीम लगाई गई और इसी टीम के कुछ सदस्य एक खुले मैदान में पहुंचे जहां वो अपने उपकरणों के साथ बारूदी सुरंगें तलाशते नजर आए ताकि इनसे आम लोगों और सेना के जवानों को नुकसान न पहुंचे। अब तक ये टीम दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े पुराने बमों और उपकरणों को ढूंढकर नष्ट करने का काम करती थी, लेकिन पुतिन की सेना के हमले के बाद ये टीम रूसी बमों और रॉकेटों को भी ढूंढने में जुट गई। विस्फोटक ढूंढने वाली इस टीम का काम इसलिए काफी अहम है क्योंकि युद्ध के बावजूद कई लोग अब भी इस इलाके में टिके हुए हैं जो रोजमर्रा की चीजों के लिए अक्सर अपने घरों से बाहर निकलते हैं। ये लोग रूसी विस्फोटकों की चपेट में ना आए, यही इस टीम की कोशिश है। यूक्रेन ने पुतिन की फौज को युद्ध में भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। राजधानी कीव के उत्तर पश्चिम के एक इलाके में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई गोलीबारी के बाद का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कई टैंक पूरी तरह से तबाह दिखाई दिए। दावा किया गया कि ये टैंक रूसी सेना के थे और यूक्रेन ने अपने हमले से इन्हें ध्वस्त किया था। यही नहीं, कई रूसी सैनिकों को मार गिराने की बात भी कही गई। हमले के बाद सामने आई तस्वीरों में कई इमारतें तबाह नजर आईं। हमले इतने जोरदार थे कि कुछ घरों की छतें भी जल गईं। एक गैस स्टेशन भी पूरी तरह से बर्बाद दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने रूस की सेना को इतना नुकसान पहुंचाया कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। यही नहीं, यूक्रेन ने गोलाबारी वाले इलाके को अपने नियंत्रण में लेने की बात भी कही। कब्जे के बाद यूक्रेन का एक जवान इलाके में गश्त करता दिखाई पड़ा। वीडियो के आखिरी हिस्से में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक फोटो दीवार पर लगी दिखी जिसमें उनके सिर के बीच में गोली मारे जाने का निशान बना था। खबर है कि वहां के लोगों ने यह तस्वीर विरोध दर्ज कराने के लिए लगाई थी। उधर मारिउपोल शहर में यूक्रेन की फौज ने एक रूसी टैंक को तबाह कर दिया जिसका वीडियो यूक्रेन के एक पत्रकार ने जारी किया, जिसमें देखा कि मारिउपोल की एक सड़क से गुजर रहे इस रूसी टैंक को यूक्रेन की सेना ने पलक झपकते ही नष्ट कर दिया। बताया गया कि ये टैंक वहां के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर गोले बरसा रहा था, जिस पर यूक्रेन की फौज ने पीछे से धावा बोला। इस सटीक हमले के बाद उस टैंक की रफ्तार थम गई और खबर है कि उसमें सवार सैनिक भी मारे गए। यूक्रेन की सेना ने युद्ध में रूस की टैंकों की टुकड़ी स्टालिनग्राद टैंक डिवीजन में शामिल कई टैंकों को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन की सेना के लिए यह एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रूस के शहर स्टालिनग्राद में इस टुकड़ी ने हिटलर की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया था। लेकिन इस बार यूक्रेन की सेना ने ट्रोस्टेनेट्स शहर में जंग के दौरान स्टालिनग्राद टैंक डिवीजन में शामिल कई टैंकों को तबाह करने का दावा किया। सबूत के तौर पर उनकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें जंग के बाद वहां रूसी सेना के कई टैंक बुरी तरह से जले दिखाई दिए, जबकि एक टैंक से आग की लपटें निकलती नजर आईं। इस दौरान वहां मौजूद यूक्रेन का एक सैनिक बर्बाद और जले हुए टैंकों के सामने खड़ा दिखा और कैमरे पर यह बताने की कोशिश करता रहा कि कैसे उसने और उसके साथियों ने मिलकर रूसी सेना के इन टैंकों को तबाह कर दिया। इसी वीडियो में स्टालिनग्राद टैंक डिवीजन के कुछ और टैंक भी दिखे जिन पर यूक्रेन के सैनिक बैठे नजर आए। एक सैनिक तो टैंक के अंदर झांकने की कोशिश करता रहा। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में तबाह हुए टैंकों के टुकड़े आसपास बिखरे दिखाई दिए। देखने से ऐसा लगा जैसे रॉकेट लॉन्चर और मिसाइलों से इन टैंकों को निशाना बनाया गया हो। यूक्रेन अब रूस पर उड़ने वाले बमों से हमले की तैयारी कर रहा है। स्विच ब्लेड ड्रोन यानी उड़ने वाले ये बम रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काल साबित हो सकते हैं, क्योंकि रूस ने अपने सैकड़ों टैंक यूक्रेन के साथ जंग में उतारे हैं जो अलग अलग शहरों में यूक्रेन की सेना को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया जो पल भर में रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त कर सकता है। खबर है कि रूस के साथ जंग में यूक्रेन की मदद कर रहा अमेरिका उसे 100 स्विच ब्लेड ड्रोन दे रहा है। विस्फोटकों से भरे ये स्विच ब्लेड ड्रोन होते तो छोटे हैं, लेकिन इनका वार बहुत सटीक और घातक होता है। ये आसानी से कहीं से भी दागे जा सकते हैं और एक बार अपने टारगेट की तरफ बढ़ने के बाद इन्हें रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। यानी दुश्मन के ठिकाने की तरफ बढ़ते इस खतरनाक बम को दूर बैठकर भी आसानी से चलाया जा सकता है और कई किलोमीटर दूर मौजूद ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। क्योंकि इसमें लगे कैमरे की वजह से ये पहाड़ियों, इमारतों, जंगलों में छिपे दुश्मनों को भी ढूंढ निकालता है
और एक बार निशाना मिल जाए तो फिर यह आसमानी आफत बनकर उस पर टूट पड़ता है। जैसे ही स्विच ब्लेड ड्रोन किसी टैंक या बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर गिरता है, इसके अंदर भरा विस्फोटक उसे धमाके के साथ उड़ा देता है। यानी एक आत्मघाती हमलावर की तरह काम करता है, जिससे दुश्मन पल भर में तबाह हो जाता है। यही वजह है कि स्विच ब्लेड ड्रोन बेहद ही खतरनाक हथियार माना जाता है, जिसे कई किलोमीटर दूर बैठकर भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। जंग में दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाले ये ड्रोन दो तरह के होते हैं। पहले है स्विच ब्लेड 600, जिसका वजन करीब 25 किलो है और वो हवा में 40 मिनट तक उड़ सकता है। ये ड्रोन 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन पर 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गिरता है और विस्फोट से उसे उड़ा देता है। जबकि दूसरा है स्विच ब्लेड 300, जिसका वजन सिर्फ 2.5 किलो होता है और ये करीब 15 मिनट तक आसमान में उड़ान भर सकता है। महज 20 इंच की लंबाई वाले इस ड्रोन को कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और ये 10 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को पल भर में ढेर कर सकता है। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में मौजूद कई तेल डिपो किस तरह से तबाह हो गए। रूस की फौज ने मिसाइलों से यहां पर हमले तेज कर दिए। इन हमलों में यूक्रेन के कई तेल डिपो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, जिनमें एक तेल डिपो से आग की भीषण लपटें और काला धुआं उठता दिखाई दिया। बताया गया कि रूस ने मिसाइल के जरिए यूक्रेन के इस तेल डिपो पर धावा बोला, जिसमें आग लगने के बाद वो किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया। वहां लगी आग को किसी शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह पश्चिमी यूक्रेन के ही लुत्स्क शहर में भी रूस ने एक तेल डिपो को तबाह कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने में पूरी ताकत झोंक दी। युद्ध के मैदान में रूसी सेना से लोहा ले रहे सेना के अधिकारियों और सैनिकों से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की। यूक्रेन में पिछले 1 महीने से जंग चल रही। रूस की सेना कई शहरों पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी है, जिनके सामने यूक्रेन के सैनिक ढाल बनकर खड़े हैं। कई शहरों में तो उन्होंने रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के साथ उन्हें पीछे तक धकेल दिया। उन्हीं जांबाज सैनिकों और अधिकारियों से राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रूसी सैनिकों को धूल चटाने वाले अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया। बाद में ज़ेलेंस्की ने देश के लिए जंग लड़ रहे उन सैनिकों का उत्साह भी बढ़ाया। रूसी सेना से दो हाथ करने वाले जवानों और अधिकारियों को सम्मानित करने के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर जंग के दौरान बच्चों की चोरी का आरोप लगाया और ये दावा किया कि मारियोपोल शहर से रूस की सेना ने 2000 से ज्यादा बच्चों की चोरी कर ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी पत्रकारों को दिए एक इंटरव्यू में ये आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि रूस ने मारियोपोल शहर से नागरिकों को निकालने के दौरान बच्चों को चुरा लिया। ज़ेलेंस्की ने यह भी आरोप लगाया कि रूसी सेना मारियोपोल शहर में आने जाने वाले हर रास्ते को बंद कर चुकी है और जान बचाने के लिए दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे लोगों को निशाना बना रही है। कुछ रोज पहले ही रूसी सेना ने इसी मारियोपोल शहर में मौजूद एक थिएटर को मिसाइल से निशाना बनाया था और इस हमले में यूक्रेन की तरफ से 300 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया था। और वहीं खार्किव में रूस के बमबारी, रूस के हमले किस तरह से तेज हो गए हैं, वो खबर आपके सामने। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए इमारतें तबाह हो गई हैं। रूस के हमले में खार्किव की इमारतें पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुकी हैं, खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। रूस के हमले ताबड़तोड़ तरीके से जारी हैं, बल्कि कई गुना तेजी के साथ रफ्तार इन हमलों में देखने को मिल रहे हैं। कई खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल अब तक किया जा चुका है रूस की सेना के जरिए यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए। हालांकि जो समझौते की बात यहां पर कही जा रही है, बातचीत की बात कही जा रही है, नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन इस बीच खंडहर में तब्दील ये इमारतें। रूस की सरकार ने अपनी मीडिया को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का इंटरव्यू न दिखाने की चेतावनी दी। हालांकि ये इंटरव्यू क्यों नहीं दिखाना है, इसके लिए कोई वजह नहीं बताई गई। लेकिन जिन वेबसाइट और रूसी टीवी चैनलों ने ज़ेलेंस्की का ये इंटरव्यू प्रसारित किया, उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए। साथ ही कानूनी नोटिस भी जारी करने की बात कही गई। असल में ज़ेलेंस्की ने रूस के कई पत्रकारों से ऑनलाइन बातचीत की थी। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस जंग के लिए फिर रूसी नेतृत्व यानी सीधे पुतिन को जिम्मेदार ठहराया था। यही नहीं, ज़ेलेंस्की ने रूसी मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि यूक्रेन के पास कोई परमाणु और केमिकल हथियार नहीं है। इसके अलावा अपने इंटरव्यू में उन्होंने रूस से बातचीत जारी रखने पर भी जोर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए रूस की सीक्रेट सर्विस ने एक किलर स्क्वाड भेजा। यूक्रेन के मुताबिक रूस की इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए भेजे गए 25 खतरनाक हत्यारे पकड़े गए,
जिन्हें स्लोवाकिया की सीमा के पास यूक्रेन के पश्चिम में बसे एक शहर से गिरफ्तार किया गया। दावा किया गया कि रूस की सीक्रेट सर्विस की तरफ से भेजी गई इस टीम को कीव में तबाही फैलाने और ज़ेलेंस्की की हत्या करने का काम सौंपा गया था। यूक्रेन के मुताबिक जंग शुरू होने से अब तक रूस ने 1 दर्जन से ज्यादा बार ज़ेलेंस्की की हत्या करवाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। यूक्रेन में मौजूद रूसी सैनिकों तक मदद पहुंचाने के लिए रूस ने अपनी सेना के कुछ हेलीकॉप्टर रवाना किए। फौजियों की जरूरत का सामान ले जाते हुए इन हेलीकॉप्टरों का वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें रूसी सेना के हेलीकॉप्टर यूक्रेन में जंग लड़ रहे उनके सैनिकों के लिए उनकी जरूरत का सामान ले जाते दिखे, जिनमें रूसी फौजियों के लिए खाने का सामान और पीने के पानी की बोतलें भी शामिल रहीं। उन चीजों में खाना पकाने का तेल भी रूस से यूक्रेन भेजा गया। इस सामान को लेने के लिए कई रूसी ट्रक उस जगह के लिए रवाना हो गए जहां उस हेलीकॉप्टर को लैंड करना था। दोनों तय समय के मुताबिक वहां पहुंच गए, जिसके बाद उन हेलीकॉप्टरों से एक-एक कर सामान उतारा गया। रूस के लगातार होते हमलों के सामने यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने रूस को करारा जवाब दिया, जिसके लिए उसने रूस की तरह ही आसमान का रास्ता चुना और उसके ठिकाने पर हमला बोल दिया। वीडियो में यूक्रेन के फाइटर जेट जंगल के ऊपर मंडराते नजर आए, जिसके बाद उनमें बैठे जवानों ने वहां मौजूद रूस की कुछ बख्तरबंद गाड़ियों पर निशाना साधा और लगातार 2 धमाके किए। फिर तीसरी और उसके बाद चौथी मिसाइल भी एकदम ठिकाने पर गिरी, जिसकी वजह से वहां आग धधक उठी। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी सेना की कई फौजी गाड़ियों और हथियारों से भरे ट्रकों को निशाना बनाया, जिसके बाद उस पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन में चल रही जंग के बीच रूस ने अजरबैजान पर एक गंभीर आरोप लगाया। 1.5 साल पहले आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ और अब दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। रूस ने अजरबैजान पर 2020 में आर्मेनिया के साथ हुए समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। इसी समझौते के बाद दोनों मुल्कों के बीच जंग खत्म हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव के हालात बन रहे हैं। 2020 में नागोर्नो कराबाख में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग छिड़ गई थी। दोनों मुल्क इस जमीन पर अपना दावा ठोकते रहे हैं। दोनों के बीच समझौता कराने में भी रूस ने अहम भूमिका अदा की थी। रूस ने आरोप लगाया है कि अजरबैजान की तरफ से विवादित जगह पर ड्रोन भेजे जा रहे हैं। ये ड्रोन तुर्की में बने हुए बताए गए हैं। हालांकि अजरबैजान ने आरोपों को खारिज करने में देर नहीं लगाई। रूस की फौज की एक टुकड़ी पहले से विवादित जगह पर तैनात है, जिनका काम केवल शांति बनाए रखना है, लेकिन लगातार बढ़ रहे तनाव को एक और जंग की सुगबुगाहट माना जा रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 2020 में 1.5 महीने तक जंग चली थी। तब अजरबैजान को तुर्की का पूरा साथ मिल रहा था और आर्मेनिया के साथ रूस खड़ा था। यूक्रेन में जंग के बीच उत्तर कोरिया ने यह बोलकर तहलका मचा दिया कि वो आगे भी खतरनाक हथियार बनाना जारी रखेगा। पिछले हफ्ते ही उत्तर कोरिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसका वीडियो सामने आने के बाद से उत्तर कोरिया और वहां के तानाशाह लगातार सुर्खियों में। अमेरिका तो जैसे इस परीक्षण से तिलमिलाई उठा। रही सही कसर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने यह कहकर पूरी कर दी कि वो आने वाले समय में भी ऐसे खतरनाक हथियार बनाते रहेंगे। यही नहीं, किम जोंग उन ने साफ साफ बोल दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने देश की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों से समझौता नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि किम ने ये बातें सीधा बाइडेन से कही। माना जा रहा है कि 2017 के बाद पहली लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण करके और फिल्म स्टाइल में बने इस वीडियो को दुनिया को दिखाकर वो सीधा अमेरिका से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। वैसे भी किम रूस और यूक्रेन की जंग में रूस का साथ दे चुके हैं और अब वो सीधा अमेरिका से टकराने के मूड में दिख रहे हैं। अपने परमाणु हथियारों की सेना से उन्होंने 2 टूक बोला कि जिस देश के पास ताकतवर हथियार होते हैं वो किसी भी देश से लड़ सकता है। मतलब ये कि पहले से दबाव झेल रहे अमेरिका पर किम ने बोझ बढ़ा दिया। उत्तर कोरिया का दावा है कि उसने प्योंगयांग में उनके देश की अब तक की सबसे बड़ी और ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम हवासोंग 17 है, उसका परीक्षण किया था, जिसके हवा में जाते ही किम जोंग उन खुशी से उछल पड़े थे। माना जा रहा है कि इसके जरिए उत्तर कोरिया खुद को परमाणु शक्ति के तौर पर पहचान दिलाना चाहता है और अपने देश पर लगे प्रतिबंधों को हटवाकर आर्थिक तौर पर संभलना चाहता है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस परीक्षण के बाद अमेरिका उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंध कड़े करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया ने जो मिसाइल दागी वो कोई मामूली मिसाइल नहीं थी। उत्तर कोरिया ने दावा किया कि यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर दुश्मन पर मार कर सकती है। मतलब यह कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप का सफर तय कर सकती है। दावा तो यह भी किया गया कि इसके दायरे में अमेरिका भी आ सकता है। जापान का दावा है कि इस मिसाइल ने 1100 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरी, 6000 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई और 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक आसमान में रहने के बाद जापान सागर में गिर गई।
बताया गया कि हवासंग 17 मिसाइल किसी भी देश की ओर से रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की गई अब तक की ऐसी सबसे बड़ी मिसाइल है जो लिक्विड ईंधन ले जा सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल साइज में काफी बड़ी होती है, अपने साथ ज्यादा विस्फोटक ले जा सकती है, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर परमाणु हमले के लिए होता है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान परेशान है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया, जिस पर 31 मार्च को बहस होगी। खबर है कि वोटिंग से पहले इमरान खान हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। माना तो यह भी जा रहा है कि इमरान के लिए ये 3 दिन बहुत अहम है। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सियासत का फैसला प्रस्ताव पर बहस के पहले के इन्हीं 72 घंटों में होगा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव तो पेश कर दिया, लेकिन इमरान के मंत्रियों ने अपनी बातों से जता दिया कि उन्होंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली और दो टूक कहा कि वोटिंग से 1 घंटा पहले तक कुछ भी हो सकता है। आने जाने का सिलसिला है, ये 4-5 अप्रैल तक जिस दिन वोटिंग होनी है उससे 1 घंटा पहले तक जारी रहेगा। लेकिन इमरान सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़े विपक्ष ने भी गजब का आत्मविश्वास दिखाया। संसद का सत्र शुरू होने से पहले उसके नेता बैठक के लिए फिर इकट्ठा हुए, जिसमें उन्होंने इमरान की कुर्सी छीनने की प्लानिंग को पक्का किया। यही नहीं, अविश्वास प्रस्ताव के बाद वो डंके की चोट पर बोले कि इमरान खान के पास बहुमत का जादुई नंबर नहीं है। का विनिंग स्कोर की इनिंग नहीं खेल सकते, आप मैच हार चुके हैं। इमरान के खिलाफ विपक्ष ने संसद में जो चक्रव्यूह बनाया है उसे तोड़ना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 342 सदस्यों वाली पाकिस्तान की संसद में इमरान खान की सरकार को खड़े रहने के लिए कई बैसाखियों की जरूरत पड़ी थी। कहा जा रहा है कि इमरान की अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के 24 सांसद उनसे नाराज हैं। अटकलें हैं कि सरकार के समर्थन देने वाले MQMP के 7 और PMLQ के 6 सांसद भी इमरान के खिलाफ हो चुके हैं। यानी कि 155 सांसदों वाली PTI का बहुमत के जादुई आंकड़े 172 तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है, जबकि पाकिस्तान की संसद में विपक्ष के सभी सांसद 163 सांसद एकजुट बताए जा रहे हैं। वहीं यही नहीं, कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के पक्ष में 160 से ज्यादा वोट पड़े, जिसके बाद यह तय हो गया कि 3 दिन बाद प्रस्ताव पर बहस होगी और 7 दिन के अंदर वोटिंग होगी, क्योंकि नियम के हिसाब से वोटिंग को 7 दिन से ज्यादा नहीं रोका जा सकता। कहा जा रहा है कि अगर बहस 31 मार्च को पूरी हो गई तो उसी दिन वोटिंग हो सकती है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की सियासत में हाय तौबा मची हुई है। अविश्वास प्रस्ताव पेश होने से पहले इमरान खान कमर कस के तैयार हो गए। एक दिन पहले इस्लामाबाद में हुई उनकी रैली को इसी का हिस्सा माना गया था, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। इस रैली में इमरान ने यह जताने की कोशिश की थी कि वो सियासी मैच में कप्तानी पारी खेल रहे हैं। हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, कभी इनको माफ नहीं करूंगा। इमरान की इस्लामाबाद की रैली में शामिल उनके समर्थक भी आर पार की लड़ाई के मूड में दिखे। मैं इनको उड़ा दूंगी, मैं नहीं देखूंगी कि मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है। कहा जा रहा है कि बाजवा इमरान से खफा हैं और पर्दे के पीछे से वही सारा खेल खेल रहे हैं। हालांकि खबरें थी कि इमरान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मनाने के लिए हाथ तक जोड़ लिए थे। वहीं यूक्रेन पर रूस के हवाई हमलों के बीच अब यूक्रेन पर रूस पर साइबर हमले का आरोप यहां पर लगाया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े टेलीकॉम प्रोवाइडर पर साइबर अटैक किया और इंटरनेट फोन लाइन को बंद कर दिया, जिससे लैंडलाइन और मोबाइल की सभी जगह टेलीकॉम सर्विस जो है वो बंद हो गई। और अब यूक्रेन के अधिकारी किस तरह से दिक्कतों का सामना यहां पर कर रहे हैं, उसे दूर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो देखिए किस तरह से रूस पर साइबर अटैक का आरोप यूक्रेन के जरिए लगाया गया है। उनके जरिए दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने साइबर अटैक कर उनकी पूरी व्यवस्थाओं को ठप करने की ये बड़ी कोशिश की है। तो टेलीकॉम प्रोवाइडर पर साइबर हमला और इसका आरोप जो है वो सीधे सीधे यूक्रेन जो है रूस पर लगा रहा है। महायुद्ध लगातार जारी है, महाबर्बादी दिखाई दे रही है। साइबर अटैक से जुड़ी ये बड़ी खबर से आई तस्वीरों में तेल डिपो पूरी तरह आग की लपटों में घिरा नजर आया, जिसके बाद यूक्रेन इमरजेंसी सर्विस की एक टीम वहां पहुंची, जिसने वहां लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। पाइपों की मदद से आग के ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गईं। कई दमकल कर्मी एक साथ मिलकर तेल डिपो में लगी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन बुझने की जगह वो और बढ़ती गई। कई घंटों तक आग को बुझाने की कोशिश जारी रही। दिन के वक्त तेल डिपो में लगी आग रात होने तक धधकती रही। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझाया जा सका, लेकिन तब तक उसने एक बड़े इलाके को राख के ढेर में बदल दिया। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर।